गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। सभी बच्चों को नमस्कार, सुप्रभात। हम पढ़ेंगे आज आरोह आरोह भाग 2 है। आरोह भाग 2 का पाठ है, क्या नाम से, पहला। इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन की आपके इस पाठ्य पुस्तक में 2 कविताएं हैं। एक तो है आत्मपरिचय और एक क्या नाम से आत्मपरिचय, और दूसरे है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो आत्मपरिचय कविता अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये आपके कोर्स से पिछली बार हटा दी गई थी। अभी इसको रोक के रखेंगे। अगर वापस लगाई तो वापस पढ़ लेंगे इसको दोबारा, लेकिन अभी पढ़ेंगे दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है उससे पहले हम पढ़ेंगे क्या नाम से हरिवंश राय बच्चन का परिचय, कि हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ, क्या क्या लिखा उन्होंने इस बारे में। तो हरिवंश राय बच्चन एक, जिनका जन्म इलाहाबाद के अंदर 1907 में हुआ। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो आपको पता होगी, वैसे तो पढ़ रखा है आपने, फिर दोबारा पढ़ें, इसको अच्छी तरह पढ़ें। मधुशाला है जो 1935 में छपी, मधुबाला 1938 में, मधु कलश 1938 में भी, और निशा, निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन, यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोके, टूटी फूटी कड़ियां, ये है इनका काव्य संग्रह। कौन कौन सा? मधुबाला, मधुशाला, मधु कलश, निशा, निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन, यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियां, ये है काव्य संग्रह, जिसमें कविताएं हैं, है ना। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। ये आत्मकथा का के 4 खंड है। अगर समय मिले आपको जीवन में कभी तो इस किताब को जरूर पढ़ना है। 10 द्वार से सोपान तक, हैमलेट, जनगीता, मैकबेथ, ये इनका अनुवाद किया हुआ है। और प्रवासी की डायरी, ये डायरी लेखन जो क्या करते थे वह है प्रवासी की डायरी। उनका पूरा वाङ्मय बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। बच्चन जो क्या नाम से ग्रंथावली है इनकी, उसमें पूरा संपूर्ण वाङ्मय संकलित किया गया है। ठीक है भाई। और 2003 में इनका जो मुंबई के अंदर निधन हो गया। मुंबई अमिताभ बच्चन के पुत्र है, 2 पुत्र हैं इनके, अमिताभ बच्चन और अमिताभ बच्चन। एक पुत्री भी है, आप जानते हैं, फिल्में देखते हैं, अच्छे प्रकार से आप परिचित हैं इनसे। तो यह है, पूर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले, इस तरह की बातें लिखने वाले, इस तरह के वाक्य लिखने वाले, इस तरह की कविता लिखने वाले ये कवि है। 1942 से 52, 1942 से लेकर के 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक पढ़ाया उन्होंने, वहां पर क्या नाम से शिक्षक रहे हैं आप। और आकाशवाणी में साहित्यिक कार्यक्रमों से संबद्ध रहे हैं। आकाशवाणी के जो साहित्यिक कार्यक्रम होते हैं वहां भी आप जुड़े रहे हैं। फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। फिर उसके बाद में भारत सरकार का जो विदेश मंत्रालय है वहां पर हिंदी विशेषज्ञ के रूप में भी आपने अपनी सेवाएं दी। दोनों महायुद्धों के बीच मध्यम वर्ग के विक्षुब्ध और विकल मन को बच्चन ने वाणी का वरदान दिया। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदनशील गैर शैली में अपनी बात कही। अर्थात इन्होंने जो अपनी बात है वो सीधी सादे शब्दों में, सीधी सादी वाणी में कही है। छायावाद की जो क्या नाम से बातें हैं, लाक्षणिक वक्रता, लाक्षणिक वक्रता की बजाय इन्होंने अपनी बात को, अपनी जो चीज को सीधे सरल शब्दों में कहा है। व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति बच्चन के यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई है। ठीक है। ये विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षण लोकप्रियता
का मूल आधार है। मध्य युगीन फारसी के जो कवि है उमर खयाम का मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं में विशेषकर मधुशाला में एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। जीवन एक तरह का मधु कलश है, मधुशाला है, दुनिया मधुशाला है और कल्पना साकी और कविता वो प्याला जिसमें ढालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है। पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरें, कड़वा मीठा खट्टा सहज भाव से स्वीकार करें तो अंततः एक सूफी अंदाज जो है सी बेख्याली मन पर छाएगी। एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा और तेरा मेरा के समझ झगड़े कापुर हो जाएंगे। इसे बच्चन का हालावादी दर्शन भी कहते हैं। अर्थात इनका जो हालावाद है, जिस प्रकार से छायावाद, रहस्यवाद, प्रतीकवाद, प्रयोगवाद साहित्य में चलता है, उसी प्रकार से बच्चन की कविताओं को हालावाद के नाम से भी जाना जा सकता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उनकी युगबोध संबंधी कविताएं जो बाद में लिखी गई उनका मूल्यांकन अभी तक कम हो पाया है। बच्चन जी का कवि रूप सबसे विख्यात है, पर उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी है जो ईमानदार आत्मस्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण निरंतर पठनीय बनी हुई है। तो इस प्रकार से ये इनकी रचनाएं हैं और यहाँ पर दो कविताएं आपके दी गई है। एक तो है क्या नाम से आत्म परिचय जो इनका निशा निमंत्रण गीत है उससे है, और एक है क्या नाम से दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो आज हम अध्ययन करेंगे दिन जल्दी जल्दी ढलता है का, कि क्या किस प्रकार से दिन जल्दी ढलता है और जो माताएं हैं या जो पथ में चलने वाले पथिक है वो किस प्रकार से अपने गंतव्य को, जहाँ पर उनको जाना है, पहुंचना है, वहां तक पहुंचने की चाहते हैं और उनकी क्या भावनाएं हैं, क्या भावनाएं व्यक्त करते हैं, वो इस प्रकार की कविता यहाँ पर बताई गई है, लिखी गई है बच्चन द्वारा कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन का मतलब होता है, दिन जानते हो, अस्त होना। ढलना मतलब होता है अस्त होना, शाम के समय जो वक्त होता है। तो हो जाए न पथ में रात कहीं, हो जाए न पथ में रात कहाँ, कहीं मंजिल भी तो है दूर नहीं। ये सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये कविता की शुरुआत है और बड़ी सीधे सरल शब्दों में कविता लिखी है इन्होंने। बड़े सहज अर्थ है, सुबोध अर्थ है। तो सहज अर्थों में ही हम इस कविता को समझेंगे। पथ का मतलब होता है राह है, रास्ता, और ढलता मतलब होता है समाप्त होना, अंत होना। तो हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर कहीं। ये सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहता है, कवि क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर? कवि कहना चाह रहा है कि दिन भर चलकर अपनी मंजिल पर घर पहुंचने वाला यात्री देखता है कि अब मंजिल पास आने वाली है। क्या देखता है? कि उसका घर, उसका जो मंजिल है अब वो बिल्कुल नजदीक है और बिल्कुल पास आने वाली है? वह अपने प्रिय के पास पहुंचने ही वाला है। उसे डर लगता है कि कहीं चलते चलते रास्ते में रात न हो जाए, इसलिए वह प्रिय मिलन की कामना से जल्दी जल्दी कदम रखता है। प्रिय मिलन की आतुरता के कारण उसे प्रतीत होता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है ना। वह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आई बात में दोबारा समझे इन पंक्तियों को। कवि कहते हैं, क्या कहते हैं कि दिन भर चलकर अपनी मंजिल पर पहुंचने वाला यात्री, दिन भर
चलकर अपनी मंजिल पर पहुंचने वाला यात्री देखता है, क्या देखता है कि मंजिल पास आने वाली है, उसका जो मंजिल है, उसका जो ठिकाना है अब उसके नजदीक आने वाला है। वह अपने प्रिय के पास पहुंचने ही वाला है, अर्थात जो प्रिय है, जो भी है उसका प्रिय यहाँ बताया गया है, वह उसके नजदीक पहुंचने वाला है। उसे डर लगता है, किस बात का डर लगता है कि कहीं चलते चलते रास्ते में रात ना हो जाए, मंजिल भी तो दूर नहीं, ये सोच थका दिन का पंथी जल जलता है, दिन जल जल ढलता है, कि इसलिए वह अपने प्रिय मिलन की क्षमता या कामना से जल्दी जल्दी कदम रखता है और आगे की ओर बढ़ता है। प्रिय मिलन की आतुरता के कारण उसे प्रतीत होता है कि एक दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। तो ये इसका अर्थ है। और इस अर्थ में जैसे प्रश्न में हम साथ साथ देखेंगे, छोटे प्रश्न, बड़े प्रश्न बाद में बताएंगे कि कवि के मन में किस चीज की आशंका है, कवि के मन के अंदर किस चीज की आशंका यहाँ पर बताई गई है। तो कवि के मन में आशंका यह है कि कहीं पथिक के घर पहुंचने से पहले ही रात न हो जाए, कि कवि के कहीं पथिक के घर पहुंचने से पहले ही रात न हो जाए और उसकी यात्रा संकटग्रस्त न हो जाए, इस बात की उसके मन में आशंका बनी रहती है। कवि किस आशा से प्रेरित हो उठता है, क्या कौन सी आशा उसके मन में है कि कवि के मन में इस बात की आशा है कि मंजिल पास ही आने वाली है, इसलिए उसके कदमों में तेजी आ जाती है। किस बात की आशा है कि मंजिल पास ही आने वाली है और इस पास को देखते हुए उसके कदमों में, उसके पैरों में क्या नाम से तेजी आ जाती है। अगला प्रश्न, कवि किस आशा से प्रेरित हो उठता है? कवि किस आशा से प्रेरित हो उठता है? तो कवि के मन में इस बात की आशा है कि मंजिल पास ही है और इसलिए उसके कदमों में तेजी आ जाती है। हाँ सॉरी, थका हुआ पंथी किस कारण जल्दी जल्दी चलता है? थका हुआ पंथी किस कारण से जल्दी जल्दी चलता है? तो थका हुआ पंथी जो होता है वो मंजिल को पास देखकर और उसे जल्द ही पाने की ललक में जल्दी जल्दी चलता है, अर्थात पास आ गई उसकी मंजिल, उसका गंतव्य, उसका जो स्थान है, और इस बात को देख करके, इस बात को सोच करके वो जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है में कैसी व्यग्रता है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है में किस प्रकार की व्यग्रता है? तो इस पंक्ति में लक्ष्य को पाने की व्यग्रता है कि अब उसका घर आ गया है, अब पहुंचने वाला है और मंजिल को पाने के लिए उत्सुक कवि चाहता है कि वह दिन रहते रहते मंजिल पाने। इस व्यग्रता के कारण उसे दिन जल्दी जल्दी ढलता प्रतीत होता है। तो ये प्रश्न है इसके, और मैं समझता हूँ आपके ये अर्थ इसका समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, है ना। उसके बाद जो दूसरा जो कविता की जो अगली जो पंक्तियां है वह है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये ध्यान परों में चिड़िया की भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आए बस में दोबारा समझे, सुने इस पंक्तियों को कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये ध्यान परों में चिड़िया की भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्रत्याशा होती है आशा, और नीड़ तो आप जानते हैं घोंसला, चंचलता होती है तीव्रता, आतुरता, आकुलता है। तो यहाँ कवि कहता है कि चिड़िया जब आकाश में उड़कर अपने घोंसले की ओर वापस लौट रही होती है तो उसके मन में ख्याल आता है, क्या ख्याल आता है कि मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, बच्चे उसकी राह, उसके आने की आशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, वे घोंसले में बैठे बैठे क्या नाम से बाहर की ओर झांक रहे होंगे, अर्थात बच्चे हमेशा जो क्या नाम से मुंह निकाल करके और घोंसले से बाहर अपनी माताओं को देखते रहते हैं। तो वे घोंसले में बैठे बैठे क्या नाम से बाहर की ओर झांक रहे होंगे, उन्हें मेरी प्रतीक्षा होगी है,
प्रतीक्षा यानी इंतजार उनको होगा। ये ध्यान परों में चिड़िया की भरता कितना चंचलता है। जैसे ही चिड़िया को ये चिंता सताती है तो उसके पंखों की गति जो है बहुत तेज हो जाती है और वह तेजी से घोंसले की ओर बढ़ती है, तेजी से घोंसले की ओर उड़ती हो जाती है। तब उसे ये लगता है कि मानो दिन बहुत तेज गति से ढल रहा है। वह प्रेम मिलन में व्यग्र हो उठती है। आई बात में बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, पर ध्यान परों में चिड़िया की भरता कितनी चंचलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। सीधा सा अर्थ है इसका, सीधी सी शेष शब्द है कि एक बार फिर समझे इसको, इन पंक्तियों को ध्यान से सुने। कवि कहता है, हरिवंश राय बच्चन कहते हैं, क्या कहते हैं कि एक चिड़िया जब आकाश में उड़कर अपने घोंसले की ओर जाती है, वापस लौट रही होती है, तो उसके मन में एक ख्याल आता है कि मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। वे घोंसले में बैठे बैठे अपने मुंह को बाहर की ओर देख रहे होंगे, झांक रहे होंगे। उन्हें मेरी प्रतीक्षा होगी, इंतजार होगा। जैसे ही चिड़िया को ये चिंता सताती है, उसके पंखों की गति भी बहुत तेज हो जाती है। वह तेजी से घोंसले की ओर बढ़ती है। तब उसे ये लगता है कि मानो दिन बहुत तेज गति से ढलने लगा हो और वह प्रेम मिलन में व्यग्र हो उठती है। तो इस प्रकार से इसका अर्थ होगा। इसके कुछ प्रश्न है, वो देखें हम। प्रश्न क्या है, किस तरह देखना है कि चिड़िया के ममता की शक्ति किस प्रकार उजागर हुई। इस पंक्तियों में जो लिखी है कवि ने, इन पंक्तियों के अंदर जो ममता है उसकी शक्ति किस प्रकार उजागर हुई है। तो इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, या इसका उत्तर यह होगा, इस पद्यांश में स्पष्ट दिखाया गया है कि माँ की ममता में अद्भुत शक्ति होती है। माँ की जो ममता होती है वो अद्भुत शक्ति लिए होती है। जब चिड़िया अपने बच्चों के लिए तिनका और भोजन लेने कहीं दूर निकल जाती है तो वापस उसके पंख बहुत अधिक फड़कने लगते हैं। अपने बच्चों के प्रति ममता के कारण उसकी धड़कन और व्यग्रता बढ़ जाती है। ये इसका उत्तर होगा। चिड़िया के घोंसलों में किस दृश्य की कल्पना की गई है। चिड़िया का जो घोंसला है उसके अंदर कौन सा दृश्य ऐसा है, उसकी कल्पना यहाँ पर कवि ने की है। तो कवि ने चिड़िया के घोंसलों में उस दृश्य की कल्पना की है जब चिड़िया के बच्चे अपनी माता की प्रतीक्षा में बाहर झांकने लगते हैं और वे माँ की ममता के लिए व्यग्र है, आतुर है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, चिड़िया के पैरों में चंचलता किस कारण आ जाती है। चिड़िया के पैर जो है ना, पर ध्यान परों में चिड़िया की भरता कितनी चंचलता है। चिड़िया के पैरों में चंचलता किस प्रकार कारण आ जाती है। तो चिड़िया के पैरों में चंचलता इसलिए आ जाती है क्योंकि वे अपने बच्चों की चिंता में बेचैन हो उठती है। उन्हें बच्चों की ममता पुकारती है। वह उनके पास रहकर उन्हें भोजन, स्नेह और सुरक्षा देना चाहती है। ठीक है भाई। दिन जल्दी जल्दी ढलता क्यों जान पड़ता है? दिन जल्दी जल्दी क्यों ढलता जान पड़ता है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है, पंक्तियां है। तो चिड़िया की बेचैनी के कारण उसे दिन जल्दी जल्दी ढलता प्रतीत होता है। वह चाहती है कि उसके बच्चे शीघ्र ही उससे मिलने जाए, परंतु अभी मंजिल दूर है और इसी बेचैनी के कारण उसे दिन जल्दी जल्दी ढलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है। और इस कविता के माध्यम से ममता किस मानव सत्य का उद्घाटन किया गया है। इस कविता जो कविता हम पढ़ रहे हैं, इसके माध्यम से कवि ने मानव की किस मानव सत्य का उद्घाटन किया गया है। तो इसका उत्तर आप देख सकते हैं। इसका उत्तर भी बड़ा इजी है कि इस कविता के माध्यम से इस मानव सत्य का उद्घाटन किया गया है कि माँ की ममता में असीम शक्ति होती है।
वात्सल्य, प्रेम, करुणा, दया के कारण बेचैन मन आशंका से भर उठता है और वास्तव में चिड़िया के माध्यम से मानव ममता का चित्रण किया गया है। ठीक है भाई, तो ये इसका भावार्थ, अर्थ और प्रश्नों के उत्तर है। अगली जो पंक्तियां है कवि की हैं वह किस प्रकार है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल। ये प्रश्न शिथिल करता पद को पर भरता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ सबके प्रेमी है, सबका इंतजार करने वाले हैं, सबके कोई न कोई इंतजार कर रहा है, लेकिन कवि के कोई प्रेमी नहीं है। कवि किसके हित चंचल हो, किसके लिए आतुरता दिखाए, किसके लिए व्याकुलता दिखाए, ऐसा यहाँ पर कविता के अंदर भाव बताया गया है। एक बार फिर समझें कि मुझसे मिलने को कौन विकल, कि मेरे इंतजार कौन कर रहा है, मेरे से मिलने के लिए कौन व्याकुल है, मैं हूँ किसके हित चंचल, अर्थात मैं किसके लिए जो चंचल हूँ, किसके लिए दौड़ के जाऊं, किसके लिए अपने पंखों की गति को तेज बनाऊं, किस लिए अपनी गति को बढ़ाऊं। ये प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विहलता है, अर्थात ये उसके पैरों के क्या नाम से गति को शिथिल करता है और उसके हृदय में व्याकुलता बढ़ती है। भरता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो इसका अर्थ किस प्रकार देखेंगे आप, इसका अर्थ देखेंगे, इसके अर्थ देखो पहले तो है। विकल होता है व्याकुल, विकल का मतलब होता है व्याकुल होना, और हित का मतलब होता है के वास्ते, चंचल होता है गतिशील होना, और क्रियाशील, क्रियाशील का मतलब है नहीं, चंचल होता है क्रियाशील होना और व्यग्र होना, और शिथिल का मतलब होता है ढीला। पद होता है पांव, उर होता है हृदय और विहलता होता है भाव, आतुरता, उमड़न, व्याकुलता आदि। तो इसके आधार पर भी आप इनके प्रश्नों के उत्तर हम देख सकते हैं कि कवि कहता है, क्या कहता है कवि यहाँ पर, कि इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है, मुझसे मिलने को कौन विकल, अर्थात कवि यहाँ पर अपनी भावना को, अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं और वह कह रहे हैं कि मेरे से मिलने के लिए इस दुनिया में अपना कोई नहीं है, जो मेरे से मिलने के लिए व्याकुल हो, जो मेरे से मिलने के लिए तड़प रहा हो, व्याकुल हो, आतुरता दिखा रहा हो, ऐसा मुझे कोई नहीं दिखता है। फिर मेरा चित्त किसके लिए चंचल हो, फिर मेरा मन है, जो मेरा हृदय है, वो किसके लिए इतना चंचल बने। मैं हूँ किसके हित चंचल, अर्थात मेरा मिलने वाला ही नहीं है कोई, मेरा प्रेमी नहीं है कोई, तो कौन, मैं किसके लिए अपने चित्त में चंचलता लाऊं। मेरे मन में किसके प्रति प्रेम तरंग जागे, यह प्रश्न मेरे कदमों को शिथिल कर देता है। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, दिखा ना इसमें, ये प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विहलता है, मेरे कदमों को शिथिल कर देता है। प्रेम के अभाव की बात सोचकर मैं ढीला पड़ जाता हूँ। प्रेम के अभाव की बात, कि भाई मेरा कोई मिलने वाला ही नहीं है, कोई प्रेम ही नहीं है जो मुझे याद कर रहा हो, मेरे लिए कुछ क्या नाम से बैठा हो, तो जब है नहीं तो मैं किसके लिए अपनी चंचलता दिखाऊं, ये सोच करके उसके पैर ढीले हो जाता है। मेरे हृदय में निराशा और उदासी की भावना उठने लगती है, मेरे हृदय में भरता उर में विहलता, अर्थात ये बात सोच करके, ये दिमाग में ला करके, और मेरे हृदय के अंदर उदासी और निराशा की भावना उठने लगती है। ये प्रेम ही है जिसकी तरंग में खोकर दिन जल्दी जल्दी व्यतीत हो जाता है, वरना समय काटे नहीं कटता, वरना समय तो काटे नहीं कटता है। इस प्रकार के ये है इसका जो अर्थ है, भावार्थ है, आप समझ गए होंगे। दोबारा पढ़ना है इसको, दोबारा सुनना है इसको, और इसमें जो कुछ प्रश्न जब बनते हैं, बैठते हैं, वो भी आप देख लें कि सिद्ध कीजिए कि या पहले इसको देखें कि कवि के मन में ये प्रश्न क्यों उठता है, मुझसे मिलने को कौन विकल, अर्थात उसके मन में बार बार प्रश्न ये आता है कि जब मेरा कोई है नहीं, मैं उड़ करके जाऊं, मैं जल्दी गति से जाऊं, तेज गति से जाऊं, क्योंकि मेरा तो वहां कोई है ही नहीं, कोई इंतजार नहीं कर रहा। तो ऐसा भाव, ऐसा प्रश्न, ऐसा सवाल कवि के मन में क्यों उठता है?
तो इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे आप कि कवि अकेला है और उसे किसी प्रिय की प्रतीक्षा नहीं है। वो अकेला है किसी प्रिय को भी उसकी प्रतीक्षा नहीं है। इस कारण वह कहता है मुझसे मिलने के लिए कोई भी व्याकुल नहीं है, क्योंकि कोई है नहीं तो कोई व्याकुल हो। दूसरा प्रश्न होगा इसका, सिद्ध कीजिए कि वियोगानुभूति की मार्मिक कविता है। वियोग होता है विरह, विरह मतलब अलग होना है। वियोगा अनुभूति, अनुभूति पीड़ा, अपने अंदर की जो अनुभूति है वो वियोग की अनुभूति है। तो किस प्रकार से है ये उसके लिए बड़ी मार्मिक कविता है। तो इस कविता में कवि प्रिय विलुप्त है, कवि का प्रिय विलुप्त है, कवि का प्रिय नहीं है। कविता में कवि को चाहने वाला नहीं है, उसके बारे में कुछ ज्ञात नहीं है कि कौन उसका इंतजार कर रहा है, कौन उसका प्रतीक्षा कर रहा है। बस इतना ज्ञात है कि कवि स्वयं को अकेला समझता है, दुनिया में अकेला ही है। कोई है जिसे उसके जीवन में होना चाहिए था परंतु वह है नहीं है। इसी वियोग की तड़प इस कविता में व्यक्त हुई है, क्योंकि ये भी अगर जीवन में कोई नहीं है आपके तो भी एक प्रकार का वियोग है, विरह है जो आपको हमेशा तड़पाता रहता है। तो ये चीज भी कविता में इस प्रकार से व्यक्त हुई है। कवि किस लिए चंचलता त्याग देता है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि भरता उर में विहलता, कवि किस प्रकार से किस लिए चंचलता त्याग देता है। ये देखिए आप, कवि के मन में अपने प्रिय से मिलने की उत्सुकता नहीं है, कोई उसका इंतजार नहीं कर रहा है घर पर, तो उस इंतजार के लिए वह दौड़ करके जाए, अपनी गति को बढ़ाए, इसलिए उसके पैरों में चंचलता की जगह शीतलता आ जाती है। ठीक है बेटा, ये हो गया। कवि के उर में कैसी विहलता जन्म लेती है। ये भी प्रश्न हो सकता है कि कवि के उर में इस बात की विहलता, इस बात की व्याकुलता, इस बात का दुख है कि वह इस प्रेममयी दुनिया में अकेला रह गया है, कोई भी प्रिय उसके लिए बेचैन नहीं है, इसलिए वह उदास है। ये हो गए इसके प्रश्न और अर्थ दोनों हो गए इसके, है ना। अगली जो बातें हैं, अगला जो क्या नाम से इसका कविता की पंक्तियां हैं उसका अर्थ हो गए किस प्रकार से। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल में हों, किसके हित चंचल। और हाँ, चंचल ये प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये तो हो गया अपना ना, ये प्रश्न, ये आपकी कविता ये इस प्रकार से पूरी हो गई है। और इसके जो प्रश्न उत्तर है हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन से प्रश्न उत्तर इसके आपके बैठते हैं और आने वाले हैं, तो उनको मैं देखता हूँ और आपको बताता हूँ कि कौन से प्रश्न आप कर सकते हैं। एक प्रश्न तो यह है कि बच्चे किस बात की आशा से नीड़ों से झांक रहे होंगे। बच्चे किस बात की प्रतीक्षा आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। तो बच्चे इस आशा से नीड़ों में झांक रहे होंगे कि उनके माता पिता उनके लिए भोजन सामग्री लेकर शीघ्र उनके पास आते होंगे, वे उन्हें भोजन के साथ ढेर सारा प्यार भी देते होंगे। इसी आशा को साथ इसी के से नीड़ों में वो झांक रहे होंगे, है ना। दिन जल्दी जल्दी ढलता है की आवृत्ति में कविता की निम्नलिखितताओं का पता चलता है। ये कविता के नाम से प्रेम कविता है ना। दिन जलता है कि आवृत्ति में कविता की किस विशेषता का पता चलता है ना। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा, प्रश्न सुने पहले, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की विशेषता का पता चलता है। तो उत्तर लिखेंगे आप, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति
से कविता की निम्नलिखित विशेषताओं का पता चलता है कि यह कविता प्रेम कविता है। इसमें प्रेम की व्याकुलता का चित्रण हुआ है। प्रेम के क्षण बड़े सुखद होते हैं, इसलिए प्रेम में समय के बीतने का पता ही नहीं चलता है। एक बात तो ये हो गई। दूसरा है कि इससे ये भी पता चलता है कि ये पंक्ति एक गीत की शुरुआत है। हाँ, ये गीत की शुरुआत है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न है इसके, है ना। और प्रश्न देखें, बताता हूं मैं आपको। दिन जल्दी जल्दी ढलता है में प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है, सिद्ध कीजिए। ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे? या दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता का प्रतिपाद्य अर्थ, मीनिंग वह स्पष्ट करें। तो कैसे स्पष्ट करेंगे आप समझें ध्यान से। उत्तर है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता प्रेम के महत्व पर प्रकाश डालती है। कवि के अनुसार प्रेम की तरंग ही मनुष्य के जीवन में उत्साह, उमंग और भावना की हिलोर पैदा करती है। प्रेम के कारण मनुष्य को दिन जल्दी जल्दी ढलता महसूस होता है। अपने प्रियजनों से मिलने की उमंग में कविता कदमों में तेजी आ जाती है और पक्षियों के पंखों में गति आ जाती है। यदि जीवन में कोई प्रिय प्रतीक्षा करता न मिले तो जीवन शिथिल हो जाता है। दोबारा सुन लें इस चीज को कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता प्रेम के महत्व पर प्रकाश डालती है। कवि के अनुसार प्रेम की तरंग ही मनुष्य के जीवन में उत्साह, उमंग और भावना की हिलोर पैदा करती है। प्रेम के कारण ही मनुष्य को दिन जल्दी जल्दी ढलता हुआ प्रतीत होता है, महसूस होता है। अपने प्रियजनों से मिलने की उमंग से कदमों में तेजी आ जाती है, पक्षियों के पंखों में गति आ जाती है और यदि जीवन में कोई प्रिय प्रतीक्षा न करता मिले तो जीवन शिथिल हो जाता है, जैसा लेखक के साथ हुआ। ये हो गया। नेक्स्ट प्रश्न भी आता है, जैसे थका पंथी क्या सोचकर जल्दी जल्दी चलने लगता है, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि उन स्थितियों को स्पष्ट करें कीजिए जिनके कारण पथिक जल्दी जल्दी चलता है। तो थका हुआ यात्री अपने प्रियजनों से शीघ्र मिलना चाहता है। थका हुआ यात्री अपने प्रियजन है घर पे, उनसे शीघ्र मिलना चाहता है। उसे अपनी मंजिल सामने नजर आती है, तब उसकी गति अपने आप तेज हो जाती है। उसके मन में यह डर भी होता है कि कहीं रात न हो जाए। यह डर भी उसके कदमों को तेज कर देता है। ठीक है बेटा। जैसे पूछा जाएगा कि कौन सा विचार दिन ढलने के बाद लौट रहे पंथी के कदमों को धीमा कर देता है? कौन सा विचार घर लौट रहे पंथी के कदमों को धीमा कर देता है? जिस प्रकार से लेखक के जो पद है वो ढीले हो गए। बच्चन के कवि गीत के आधार पर उत्तर दीजिए। तो कवि के मन में विचार आता है कि घर पर कोई उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा है, करने वाला नहीं है, और ये सोचकर उसके कदम ढीले पड़ जाते हैं। इस तरह का लेखक ने कहा ना कि मेरा तो इंतजार करने वाला कोई नहीं है, मेरा तो कोई प्रिय कोई है नहीं, तो मैं किसके लिए जल्दी से जाऊं। ये बात उसके हृदय में विहलता ला देता है। अगला प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए कवि के कदमों में शिथिलता और में विहलता का कारण क्या है? तो दोनों का एक ही कारण है, जीवन में किसी प्रिय का अभाव, कोई प्रिय नहीं होना है। और चिड़िया की उर में विहलता इसलिए है क्योंकि उसके बच्चे घोंसले में उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कवि के कदमों में शिथिलता इसलिए है क्योंकि उसके घर पर कोई प्रतीक्षा नहीं कर रहा। दोनों के लिए बात एक ही है ना। दिन जल्दी जल्द ढलता है कविता में कवि अपने घर की ओर लौटने में शिथिल और उत्साहित क्यों है? बात वही है, कवि के घर में उसकी प्रतीक्षा करने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए वह अपने घर लौटने के लिए उत्साहित नहीं है। तो ये हो गया आपका।
एक अंतिम प्रश्न और पूछा जा सकता है कि बच्चन के संकलित गीत में दिन ढलते समय पथिकों और पक्षियों की गति में तीव्रता और कवि की गति में शिथिलता के कारण लिखिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे कि गीत के अनुसार पथिकों और पक्षियों की गति इसलिए तीव्र है क्योंकि उनके प्रिय बंधु उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे प्रेम की अधीरता के कारण तेज गति से घर जा रहे हैं। कवि की गति इसलिए शिथिल है क्योंकि उसके घर में कोई उसका अपना नहीं है या उसकी प्रतीक्षा में कोई भी व्याकुल नहीं है। तो ये पथिक और पक्षी है, इनकी गति में तीव्रता और कवि की गति में शिथिलता का कारण बनता है। तो इस प्रकार से दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये कविता मैंने पढ़ाई आपको। और जो इसमें क्या नाम से प्रश्न है आत्म परिचय, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमको विदा दीजिए। नमस्कार।